हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 24 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बात हमारे मध्य प्रदेश जेल पर टेस्ट सीरीज की होगी। ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ में एमपीपीएससी प्री के लिए प्रिंटेड नोट्स फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। और आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट भी एक संस्कृत श्लोक की है और ये बहुत फेमस संस्कृत श्लोक है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिरपु नास्त्यु उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। इसका मतलब क्या होता है कि आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित होता है। और जो उद्यम होता है वो उसके जैसा कोई परम मित्र नहीं होता और वो हमेशा जो है खुश रहता है अगर वो क्या करता है, उद्यम करता है, यानी कि मेहनत करता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा आलस्य है और हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो हमारा उद्यम यानी कि परिश्रम है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़ाई करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश में। दूसरा प्रश्न, एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 नवंबर को। तीसरा प्रश्न, त्रिदेशीय जहाजरानी अभ्यास सीट मैक्स 2020 में भारत के साथ कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? तो सिंगापुर और थाईलैंड। और चौथा प्रश्न है कि नौसेना ने किस नाम का भारत का पहला भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो शामिल हुआ है? और ये नौसेना में शामिल हुआ, इसका नाम वरुणास्त्र है। पांचवा प्रश्न है कि जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिका को अपनी पत्नी का पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये माला अडिगा है। वहीं छठवां प्रश्न है कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर 2021 में एकमात्र भारतीय शहर दिल्ली किस स्थान पर है? तो इसमें दिल्ली 62वें स्थान पर है। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य में गो टैक्स लगाने का फैसला किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। आठवां प्रश्न है कि कई बार इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने का संयंत्र किस शहर में लगेगा? तो इस शहर का नाम है इंदौर। और नवा प्रश्न है कि किसकी निगरानी के लिए सेंटिनेल 6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो ये जो है महासागरों की निगरानी के लिए किया गया है। और अब 10वां प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कतर में कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन अब 2021 में, फरवरी 2021 में किया जाएगा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने गहरे समुद्र में खनिज, समुद्री जीवन और ऊर्जा का पता लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू करने जा रहा है? तो भारत सरकार इसके लिए मिशन शुरू कर रही है डीप ओशियन मिशन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने गहरे समुद्र में खनिज, समुद्री जीवन और ऊर्जा का पता लगाने के लिए एक मिशन शुरू करने का फैसला किया है। ये डीप ओशियन मिशन है और ये इसरो के टाइप का मिशन है, यानी कि जिस प्रकार से हम अंतरिक्ष के लिए हमने इसरो से शुरू किया है उसी प्रकार से समुद्र के लिए एक अलग मिशन होगा। इस अभियान के तहत समुद्री पानी के नीचे खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज की जाएगी। और भारत द्वारा शुरू किया जाने वाला ये अभियान करीब 4000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आ सकता है। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि इसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा रहेगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री सेना अभ्यास सिम्बैक्स 20 ये शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। कल जिस समुद्री सेना अभ्यास की हमने बात की थी वो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में शुरू हुआ था। तो ये अंतर याद रखिएगा, ये सिम्बैक्स है और वो दूसरा था। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो भारतीय नौसेना अंडमान सागर में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्र सेना अभ्यास सिम्बैक्स 2020 की 27वीं कड़ी की मेजबानी करने जा रही है, यानी भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। जबकि कल जिस अभ्यास के बारे में मैंने आपको बताया था उसकी मेजबानी सिंगापुर ने की थी। यह अभ्यास 23 से लेकर 25 नवंबर के बीच में होगा और सिम्बैक्स श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच 1994 से हर वर्ष यह अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। बात सिंगापुर की करेंगे। यहाँ की राजधानी सिंगापुर सिटी है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री ली सियान लुंग है। मुद्रा यहाँ की सिंगापुर डॉलर है। मैप में मैं आपको अब सिंगापुर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको सिंगापुर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको
पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ कहा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बहुत छोटा सा आपको ऑरेंज कलर का देश दिखाई दे रहा है, यही सिंगापुर है जो मलेशिया के नीचे स्थित है। ये आप याद रखेंगे, मलेशिया के नीचे वाले में स्थित है। मलेशिया भी दो भागों में है, एक मलेशिया का हिस्सा यहाँ है, दूसरा मलेशिया का हिस्सा यहाँ है। और इधर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिंक कलर के बहुत सारे द्वीपीय देश दिखाई दे रहे हैं तो ये इंडोनेशिया है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बने हैं? तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं भारत के सीएजी जीसी मुर्मू, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू जो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ पर बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, चुना गया है। और इंटर पार्लियामेंटेरियन यूनियन एक वैश्विक इंटर पार्लियामेंटेरियन यूनियन है। इसे 1889 में स्थापित किया गया था फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा, और ये संगठन राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए पहला स्थायी मंच है, यानी कि राजनीतिक वार्ताएं इस मंच के द्वारा की जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। और जीसी मुर्मू के बारे में ये याद रखेंगे कि ये इससे पहले कश्मीर के उपराज्यपाल हुआ करते थे और वर्तमान में मनोज सिन्हा कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत के द्वारा 2023 में इनकी मेजबानी की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। सी ऑप्शन डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत साल 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और सऊदी अरब में जो 15वां समिट समापन हुआ है, इसके अगले वर्षों में होने वाले समिट के मेजबान देशों की भी घोषणा हुई है। जैसे कि 2021 में इसकी मेजबानी इटली के द्वारा की जाएगी, 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा, 2023 में G20 की समिट की जो मेजबानी की जाएगी भारत करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2024 में इसकी जो है मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। बात G20 की करते हैं तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है? और ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, इनका निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु थी और ये जो थे कोविड-19 से पीड़ित थे। 1934 में इनका जन्म हुआ था। 2001 से 2016 के बीच असम के मुख्यमंत्री रहे और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री ये असम के रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, और करीब 6 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं। बात करेंगे अब हम असम की, तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए असम है। असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जितने भी राज्य हैं उन तक पहुँचने के लिए हमें असम से होकर ही जाना पड़ता है। और असम और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। बात इसके गठन की करें तो 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क है। बात छठवें प्रश्न की करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या कितने लाख के पार हो गया है? तो इसके मामले में ये दुनिया का नंबर 1 सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाला सेंट्रल बैंक बना है और ये हो गई संख्या 10 लाख के पार, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ट्विटर्स पर जो फॉलोअर्स की संख्या हो गई है वो 10 लाख के पार हो गई है और ये उपलब्धि करने वाला रिजर्व बैंक दुनिया का पहला मौद्रिक प्राधिकरण हो गया है। इस प्रकार की फॉलोइंग दूसरे किसी भी मौद्रिक प्राधिकरण की दुनिया में नहीं है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, इसके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 6.67 लाख है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के फॉलोअर्स की संख्या 5.91 लाख है। बात आरबीआई की करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है? और इसका जो स्थापन किया गया है वो उत्तराखंड में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
क्या होता है ये मास गार्डन, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो उत्तराखंड के वन विभाग में जो नया मास गार्डन है उसको लोगों को समर्पित कर दिया है, यानी इसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये देश का ऐसा पहला उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में स्थित है। और मास गार्डन का उद्घाटन किया था वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मांस क्या होती है? एक प्रकार की काई होती है जिसको आप इस डायनासोर के शरीर पर देख पा रहे होते हैं, जो दीवारों और पेड़ों पर हरी रंग की दिखाई देती है और इसका औषधि में बहुत उपयोग होता है। बात करेंगे अब हम 8वें प्रश्न की कि किस भारतीय वेब सीरीज को ड्रामा कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और इस मूवी का नाम है दिल्ली क्राइम, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम, इसको ड्रामा कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो सीरीज है बेस्ट ड्रामा सीरीज में अर्जेंटीना, जर्मनी और यूके के शो के साथ अंतर्राष्ट्रीय एमीज में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। शो के पहले सीजन में करीब 2012 में जो हुआ था निर्भया दुष्कर्म, उस मामले की कहानी का अनुसरण किया गया है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है, और ये काम में कारनामा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी कि IMO, इसके द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को हिंद महासागर के क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता मिली है। और अब भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रहण प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जिसके पास अपनी नौवहन प्रणाली है, या शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो GPS है। 3 अन्य देश कौन कौन से हैं? तो ये है अमेरिका, रूस और चीन, जिनके पास अपने GPS हैं। अब चौथा भारत बन जाएगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि ATP टूर फाइनल्स का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो खिताब जीता है वो जीता है डैनियल मेदवेदेव ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो टेनिस में रूस के डैनियल मेदवेदेव, इन्होंने ATP टूर फाइनल्स का खिताब जीता है और इन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को। मेदवेदेव के टेनिस करियर का ये सबसे बड़ा खिताब है, पहली बात तो ये याद रखेंगे। और मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल और US ओपन चैंपियनशिप में थियम ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजेता जो बिडेन किस पार्टी के उम्मीदवार है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा कि भारत ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, इनमें से क्या करने की घोषणा की गई, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।